All right, let's discuss the lecture 2. So in this particular lecture हम बात करेंगे कि भाई ट्रेडिशनल जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है और मॉडर्न यानी कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, इनमें बेसिकली इनका मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है, संबंध स्थापित करेंगे। बात करते हैं सुकरात, प्लाटो, अरस्तू से लेकर के जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वहां तक तो आपको क्लासिकल पॉलिटिकल थॉट ही देखने को मिलेंगे और क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का जो बोलबाला ज्यादा था। लेकिन 45 के बाद क्या हुआ, 47 सॉरी 70 तक, तो जो आया आपका व्यवहारवाद, विच इज आपका बिहेवियरलिज्म। ठीक है, तो उसको जिसने आधुनिक राजनीति को क्या दिया, उसको गढ़ा। ठीक है, जो सबसे पहले अगर आप मानते हैं कि भाई मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकिंग होती क्या है, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी होती क्या है, तो बिहेवियरलिज्म यानी कि व्यवहारवाद ऐसा चरण है, ऐसा फेज आया था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको बताता है कि अब पॉलिटिकल फिलोसफी या पॉलिटिकल थ्योरी में बदलाव देखने को मिलेगा। तो 1969 में उत्तर व्यवहारवाद आता है, पढ़ाते हैं हम कॉलेज में। उत्तर व्यवहारवाद आता है, उसके आगमन के बाद मूल्यों को पुनः स्थापना की जाने लगी और 1971 में आई जॉन रोल्स की कृति द थ्योरी ऑफ जस्टिस ने बहुत ही बड़ा पैराडिग्म शिफ्ट लेकर के आया। सिंपल समझ के आगे। तो परंपरागत राजनीति जो है सिद्धांत की प्रकृति और विशेषताएं देखते थे। पहला तो नॉर्मेटिव होता है, सबसे सिंपल है, बेसिक यानी कि आदर्शात्मक होते हैं। दूसरा, दाते जर्मनी जो दंते जर्मिनो है, उन्होंने कहा है कि परंपरागत को लेकर के अन्वेषण की परंपरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं आपको। अन्वेषण की परंपरा यानी कि ट्रेडिशन ऑफ इंक्वायरी के रूप में देखते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशन ऑफ इंक्वायरी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर देता हूँ। यानी कि इसके तहत अच्छे समाज, अच्छी शास्त्र व्यवस्था, व्यक्ति, राज्य संबंध आदि विषयों की खोज व अन्वेषण किया जाता है। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है? पहला तो आदर्श और नॉर्म्स से संबंधित है और पर्सपेक्टिव है। क्या है? परस्क्रिप्टिव, सॉरी, यानी कि निर्देशात्मक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एक तो नॉर्मेटिव है, दूसरा परस्क्रिप्टिव है ना, यानी कि क्या भाई कि अच्छे जीवन कैसे जिया जाए, अच्छा समाज, वो सब चीजें यही बताता है। कौन? परंपरागत। दूसरा आता है कि भाई सार्वभौमिक, यूनिवर्सल है, यानी कि ये बोलते हैं कि अगर हमने कोई सिद्धांत बनाया या कोई सिद्धांत को खोजा तो वो सब जगह समान लागू होगा। राइट। तो इसकी बात करते हैं तो प्लाटो के न्याय, रोल्स का न्याय आदि, ये सर्वकालिक, सार्वभौमिक है, यानी कि हर समय हर जगह सेम ही है। फिर आता है आपका मूल्यांकन परखता। इसका मतलब क्या है कि भाई हम बात करते हैं कि भाई इसमें आता है सबसे पहले, जस्ट अ सेकेंड, मूल्यांकन परखता। इसका आता है कि भाई ये डीडी रफील ने राजनीतिक दर्शन का मुख्य कार्य है, जिसमें हम बात करते हैं विश्वासों का आलोचनात्मक मूल्यांकन बताया है। और दांते जर्मिनो ने ही, उनके अलावा क्या है, राजनीतिक शास्त्र सचमुच का आलोचनात्मक शास्त्र है, और ऐसा ही लियो स्ट्रॉस भी मानते थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है। चौथा आता है भाई इसका दार्शनिक पद्धति, इसकी फिलोसॉफिकल अप्रोच जो है, फिलोसॉफिकल नेचर। जैसे लियो स्ट्रॉस कहता है राजनीतिक दर्शन को कि भाई जो फिलोसफी, जो दर्शन शास्त्र होता है, कि उसकी एक शाखा है, ये उसकी एक ब्रांच है। तो दर्शन को पूरे विश्व को एक समग्र दृष्टि देने का, देखने का प्रयास करता है। ठीक है, यानी कि फिलोसफी तो हालांकि सबसे बड़ा आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट, उसके अंदर ही है कि आपके ब्रांच है। कौन सी? बात करते हैं ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी की। आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, यानी कि सब्जेक्टिव प्रकृति है। राइट। सब्जेक्टिव होता है यानी कि बदलता रहता है सब्जेक्ट। हम बात करते हैं कि प्रत्येक विचारक की स्वयं की अंतर्दृष्टि होती है, उसके अपने कुछ आदर्श व मूल्य होते हैं, उन्हीं के आधार पर वो अपने तर्कों का निर्माण करता है। परंपरागत में उत्पत्ति व्यक्ति की तर्कशीलता अंतर्दृष्टि से ही होती है। ठीक है, वो सब चीजें हम बात करते हैं। नेक्स्ट आता है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में मूल्य, आदर्श और परम तत्वों आदि सर्वोपरि स्थान होता है। लेकिन मॉडर्न में क्या होता है? तथ्य, वो बहुत जरूरी है। अब इधर प्लाटो का जो न्याय सिद्धांत है, अरस्तु का जो मध्यम प्रजातंत्र है, लोक का प्राकृतिक कानून है, रूसों का सामान्य इच्छा है, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें बताती है कि मूल्य, आदर्शों, आदर्श, उसके अलावा परम तत्व क्या है, ये सारी चीजें। राइट। इन सभी सिद्धांतों में मान्य की निर्माताओं की मान्यताओं से निकले हैं, क्योंकि वो क्या मानते थे, क्या सोचते थे। तभी तो बोलते हैं प्रेस्क्रिप्टिव है, सोचा गया है कहीं पे, पहली बात। और ये बात करते हैं फोकस क्या होना चाहिए, वॉट शुड बी। हम बात क्या बोला मैंने, वोट शुड बी। ठीक है, तो उसका याद रखो। नेक्स्ट बात करते हैं भाई शास्त्रीय जो सिद्धांत है, परम तत्वों, शाश्वत सत्यों, संपूर्ण जीवन या उसके कई किसी अंश, विचार, मूल्यों आदि की विवेचन करता है। उसकी पद्धति दार्शनिक होती है, चिंतनात्मक, विश्लेषणात्मक और ऐतिहासिक। ये वह व्यवहारवादियों की भांति अपने समाज और पर्यावरण के प्रति तटस्थ नहीं होते हैं। ये नहीं कहते हैं कि भाई जैसे व्यवहारवादी थे वो तटस्थ हो गए थे, वो जितने भी मूल्य थे, सिद्धांत, इन सब के प्रति तटस्थ मानते थे अपने आप को। वो फोकस करते थे व्यवहार पर, प्रैक्टिकलिटी पर। ठीक है, तो इतने तटस्थ हो गए कि उत्तर व्यवहारवाद लेकर के आना पड़ा डेविडिस। इसके चिंतन में निरंतरता, समग्रता और आत्मनिष्ठा, सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, यानी कि आप इसको क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली, समानता,
समग्रता देख सकते हैं इसके अंदर। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और विशेषता देख लीजिए। अब आता है आपका आधुनिक, सॉरी, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और विशेषता है। तो इसमें वही सिंपल सी चीजें बता चुका हूं कि अनुभविक राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं इसको, या फिर वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी कि एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट्स या फिर एक्सपीरियंस से लिया गया, या फिर साइंटिफिकली आप जिसको बता सके। फिर आता है यह सिद्धांत मनुष्य व समूहों के राजनीतिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। इस व्यवहार का अवलोकन किया जा सकता है और इसे प्राप्त तथ्यों में संग्रह, मापन और विश्लेषण में सत्यापन किया जा सकता है। वेरिफिकेशन क्या होता है? वेरिफिकेशन अभी पढ़ेंगे हम। व्यवहारवाद, व्यवहारवाद के अंदर बताएंगे आपको कि भाई किस तरीके से डेविड ईस्टन ने बताते हैं कि कोई 8 ऐसे स्टेप्स हैं जिससे आप बना सकें कोई पर्टिकुलर ऐसी थ्योरी जो व्यवहारवाद के सिद्धांतों और हम बात करते हैं पैरामीटर्स पर खड़ा उतरे। बात करें विशेषताओं की, तो सिंपल सी है, सबसे पहले ये तो राजनीतिक प्रक्रिया का विश्लेषण करता है। और वो क्या करते हैं? आपके जो आदर्शात्मक है और परंपरागत हैं वो संस्थान और इन सब पे फोकस करते हैं। दूसरा आता है इसमें अनुभवात्मकता। ठीक है, अनुभवात्मकता। तो इसमें होता है कि भाई आप ऑब्जेक्टिविटी या सब्जेक्टिविटी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव मतलब होता है जैसे मान लो कोई टॉपिक, कोई यहाँ पर ना बात करते हैं, अगर यहाँ पर वो चीज सही है ना तो वो दुनिया में कहीं भी चली जाए वो सच होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या है? सब्जेक्टिव में ये है कि आपके लिए मान लो न्याय का सिद्धांत क्या है, मेरे लिए न्याय की परिभाषा अलग हो सकती है। लेकिन अगर न्याय की कोई एक स्टैब्लिश्ड डेफिनेशन है, जैसे भारत में आप मान लीजिए किसी ने क्राइम किया, उसके प्रति एक कानून बनाया उसके खिलाफ, तो उसका कानून अलग हो सकता है। जैसे अमेरिका में भी सेम आपको न्याय देना है, लेकिन उसके लिए कानून अलग बनाया है, उसकी सजा अलग हुई, पर उसको न्याय जरूर मिलेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन इसका प्रोसेस सब्जेक्टिव होता है। राइट। नेक्स्ट आता है आपका पद्धति विज्ञान एवं मूल्य सापेक्षवाद। इसमें होता है कि जो नवीन पद्धतियां हैं उसमें वैज्ञानिक पद्धतियों को प्रमुख से जोड़ा गया है, जिसका मूल अर्थ यह है कि शोधकर्ता अपने अनुसंधान से स्वयं के मूल्यों और धारणाओं को अलग रखता है, तथा इनके अध्ययन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने देता। ये सही चीजें हैं। तो इंटीग्रिटी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यानी कि आपकी सत्यनिष्ठा। और इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वैज्ञानिक पद्धति। सिंपल सी बात है, आपको साइंटिफिकली रेवोल्यूशन आया, उसके बाद इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिली, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सब चीजें, उसका असर पड़ा। अभी कहते हैं कि भाई हम परीक्षण कर सकते हैं, इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप चीज को प्रूफ ही नहीं कर सकते तो वो फिलोसफिकल हो जाएगा, राइट। तो वैज्ञानिक सब्जेक्ट अगर इसको बनाना, पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं इसको, तो साइंस को तो आप प्रूव कर सकते हैं। प्रूव करने के लिए मेथड चाहिए, मेथड साइंटिफिक होने चाहिए। साइंटिफिक वैज्ञानिक पद्धति की हम बात करते हैं। और निर्देशात्मक परस्क्रिप्टिव है के बजाय, सॉरी डिस्क्रिप्टिव है। पर्सपेक्टिव क्या है? परस्क्रिप्टिव क्या आते हैं आपके? परंपरागत। यहाँ पर क्या डिस्क्रिप्टिव है, तो किसी भी प्रकार की अनुशंसा नहीं करता तथा मूल्यांकन से बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर मत करते हैं। और एक्सप्लेनेटरी है, यानी कि व्याख्या कर सकते हो आप, यानी कि अगर कोई चीज है तो वो क्या कार्य करती है, कैसे करती है। ठीक है, ये बात करता है, फोकस करता है क्या करना चाहिए या फिर क्या है उसको बताता है ये। ठीक है, यह मात्रात्मक और परिणात्मक पद्धति का भी प्रयोग करता है। उसके अलावा मूल्यों और तथ्यों का पृथक्करण है और तथ्यात्मक पर बल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है कि भाई जो मूल्य और तथ्य उससे पृथक होता है, न्यूट्रल है उससे। और मेन फोकस क्या है इनका? तथ्यात्मक, फैक्चुअल, फैक्चुअल है। ठीक है, बात करते हैं शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। यहाँ पर इसकी बात करें। नेक्स्ट आता है आपका अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन की स्वायत्ता, यानी कि ऑटोनॉमी एवं विकास के प्रति जागरूकता। ईस्टर्न डायल, सॉरी डायल जो है, डेविड हॉल, सॉरी डाल है यहाँ पर बात करते हैं। और कैटलीन जैसे उच्च कोटि के राजनीतिक वैज्ञानिकों जो ने उन्होंने क्या किया, समझ सकती है इस विषय को एक स्वायत्त अनुशासन बनाने के, यानी कि एक क्या बनाया, डिसिप्लिन, एक अपना ही अलग ही डिसिप्लिन बनाने में फोकस करा, और उन्होंने किया भी सही। एक मौलिक और समाज विज्ञान के उदय की अगर हम बात करें, ऑटोनोमी लाना चाहते थे, और इसकी इसके चलते उन्होंने क्या किया, एक व्यवस्था उपागम सिस्टम अप्रोच को ग्रहण किया। क्या सिस्टम अप्रोच बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, सिस्टम अप्रोच बहुत जरूरी है, ये बहुत बार पूछा गया था। और नेक्स्ट हम बात करें तो परंपरागत व आधुनिक सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी हैं, पर इनमें समन्वय की भी स्थापित किया जा सकता है। इनके समन्वय में दो अवधारणाएं महत्वपूर्ण है, तो कौन कौन सी हैं? पहला आता है आपका वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद, यानी कि साइंटिफिक वैल्यू रिलेटिविज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद, यानी कि हम बोलते हैं इसको साइंटिफिक वैल्यू रिलेटिविज्म। तो इसमें आते हैं जैसे आपके अर्नेल्ड बैक्ट है। अब इनकी बुक बहुत जरूरी हो जाती है आपके लिए। हम बात करते हैं इनकी, अर्नेस्ट रेनॉल्ड बैक्ट, इनकी किताब है पॉलिटिकल थ्योरी, द फाउंडेशन ऑफ 20th सेंचुरी पॉलिटिकल थॉट, 1959 की है ये।
तो इसमें ये बोलते हैं कि वैज्ञानिक जो मूल्य हैं सापेक्षवाद की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। बोलते हैं ब्रेक्ट के अनुसार जो समाज के अंतिम लक्ष्य हैं या सरकार के सर्वोच्च उद्देश्य हैं उनका निर्धारण वैज्ञानिक पद्धति से नहीं हो सकता, लेकिन एक बार लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित हो जाए तो बाद में वैज्ञानिक पद्धति को उनको प्राप्त करने के लिए साधन बता सकती है। कितनी बढ़िया बात बोली है। ये क्या बोलते हैं भाई, साइंटिफिक वैल्यू रिलेटिविज्म है, यानी कि वैज्ञानिक मूल्य सापेक्ष ये कहते हैं कि भाई आपने समाज के अंतिम लक्ष्य, यानी कि क्या हो सकता है आपका समाज का अंतिम लक्ष्य, खुशी, हैप्पीनेस, न्याय, व्हाटएवर, समानता, इक्वालिटी, ये सब चीजें। पर आप उसको ना कोई क्या कर सकते बेसिकली ना, उनको आप वैज्ञानिक पद्धति से उनका निर्धारण नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने एक बार लक्ष्य को निर्धारित कर लिया तो वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करके एज अ मीन्स उसका इस्तेमाल कर सकते हो उसको पाने में, सिंपल। दूसरा आता है आपका तार्किक चयन सिद्धांत। क्या बोला हमने? तार्किक चयन सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं रैशनल चॉइस थ्योरी। क्या बोलते हैं? रैशनल चॉइस थ्योरी। बहुत डिटेल में भी इसको पढ़ाया जाता है, सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है। तो अर्थशास्त्र में पनपा रैशनल चॉइस थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, यह सिद्धांत भी परंपरागत व आधुनिक उपागमों के समन्वय पर आधारित है। तार्किक चयन सिद्धांत के प्रमुख विद्वान और उनकी कृतियां हैं, जैसे आपके, ये बहुत जरूरी है तीनों चीजें। केनेथ एरो, इनकी बुक है सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज। दूसरा आता है एंथनी डाउन्स एंड इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। फिर आता है आपका जेम्स बुचामन व गॉर्डन लॉक, तो इसका आता है द कैलकुलस ऑफ कंसेंट। क्या है? द कैलकुलस ऑफ कंसेंट, द कैलकुलस ऑफ कंसेंट। ठीक है। तो केनेथ एरो की बुक है द सोशल चॉइस एंड द इंडिविजुअल वैल्यूज 1951। एंथनी डाउन्स एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी 1957। और जेम्स बुचामन व गॉर्डन डुलाक, इनकी द कैलकुलस ऑफ कंसेंट 1962। ठीक। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों का वर्गीकरण। अगर हम इसको स्ट्रक्चरली डिवाइड करते हैं कैसे, तो साम्यिकता के आधार पर तो परंपरागत और आधुनिक होता है। व्याख्यात्मक लक्षणों के आधार पर तो मिहान के अनुसार है ये सिद्धांत, सिद्धांत सम और अर्ध सिद्धांत। सामान्यता के आधार पर ये आपके जेम मैकेंजी हैं, प्राचीन और अर्वाचीन, ये सबसे जरूरी होता है। ठीक है। तो इसमें व्यवहारवाद, क्रांति, वर्ल्ड वॉर, ये सब चीजें आता है। इसमें आता है आपका ये स्टेटमेंट्स वगैरह इज नॉट सो इंपॉर्टेंट है, क्वासी थ्योरीज है ये। और ये आता है आपका ओवर आर्किंग, ग्रैंड मेटा थ्योरी, ये सब चीजें, ऑक्सफोर्ड, माइकल, ये सब इसमें करते हैं। ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ओके। क्या जरूरी है? तो जो अधि जो ग्रांड थ्योरी होती है एक धोखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रांड थ्योरीज ना पूछी जाती है। अधि सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं ग्रांड थ्योरीज है। तो क्या कहा गया इसके लिए? एक धोखा है, कोई भी सिद्धांत एक साथ ही विशुद्ध या परिशुद्ध नहीं हो सकता। तो जितना अधिक विस्तार कॉम्प्रिहेंशन होगा उतनी ही कम परिशुद्धता होगी, यहाँ तक कि उसके सिद्धांत होने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए ऐसे सिद्धांत जिन्हें रॉबर्ट के मर्टन की शब्दावली, यानी कि अब ये बहुत जरूरी हो गया ना, अब ये बहुत जरूरी हो गया, उन्होंने कहा था मध्य स्तरीय सिद्धांत, मिडिल रेंज थ्योरी कहा जाता है। ठीक है। क्या बोला? मिडिल रेंज थ्योरी। रॉबर्ट मर्टन तो बोलते हैं इसको मिडिल रेंज थ्योरी ना। तो अब इसके अंदर ना आपको क्या क्या, अगर हम बात करें राजनीतिक जीवन के लिए लघु स्तर पर किसी एक अंश को लेकर विकसित किए जाते हैं, राइट, इस वाली पर्टिकुलर थ्योरी में। तो सूचना, संचार, क्रीड़ा, निर्णय निर्माण सिद्धांत, संगठन सिद्धांत, ये पब्लिक एड में पढ़ते हैं अपन। ठीक है। तो सामान्य अथवा क्षेत्र यानी कि स्कोप के आधार पर कितने प्रकार को, तो ईस्टर्न ने के इनको निम्न प्रकार से विभाजित किया है। पहला आता है आपका एकल प्रकार के सामान्यकरण सिद्धांत। दूसरा नैरो गैज जिसको संकुचित सिद्धांत बोलते हैं, ब्रॉड गैज जिसको हम बोलते हैं वृहद और व्यवस्थात्मक सिद्धांत। तो जो डेविड ईस्टन है ये किस प्रकार से इसका वर्गीकरण करते हैं वो देखते हैं। तो डेविड ईस्टन राजनीति विज्ञान के अनुशासनात्मक संदर्भ में विभाजित करना संभव बताया कैसे। अब ये जरूरी हो जाता है आपके लिए। आ, आता है आपका अनुशासन के बाहर तथा भीतर विकसित। अब कैसे होगा, जैसे इन्होंने एक सिस्टम अप्रोच दिया था, उसके अंदर इन्होंने मतलब सिस्टम अप्रोच समझाया था, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी जो देखने वाले हैं। अब इसमें दूसरा आता है आपका क्षेत्र की दृष्टि से वेस्ट यानी कि माइक्रो और समष्टि मैक्रो। ऑब्वियसली कार्य की दृष्टि से अगर देखें तो स्टैटिक है और डायनेमिक है, स्थैतिक और गत्यात्मक, क्षैतिज स्तरों पर लघु, मध्यम और उच्च स्तरीय। अच्छा, अब कुछ विशेषताएं देखते हैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक की। तो ये मूल्यों पर जोर देता है, ये तथ्यों पर देता है। ठीक है। ये बताता है गुड और एविल क्या है राइट और रॉन्ग क्या है, ये बताता है ट्रू और फॉल्स क्या है, सही और गलत क्या है। ये बताता है कि कल्पनात्मक है, ये व्यवहारिक है। नैतिक है, मूल्य मुक्त है। ऐतिहासिक, दार्शनिक, कानूनिक और अनौपचारिक, औपचारिक है सॉरी, ये अनुभविक, वैज्ञानिक, प्रायोगिक, व्यवहारिक है। समष्टिवादी मैक्रो है, व्यष्टिवादी माइक्रो है। ये व्यक्तिनिष्ठ और आत्मनिष्ठ होता है, ये वस्तुनिष्ठ होता है। मानकीय नॉर्मेटिव होता है, व्यवहारिक तटस्थ होता है, राइट।
ये सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है, ये ज्ञान के लिए ज्ञान देता है। राइट, ओके। दार्शनिक और सैद्धांतिक है, ये वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक है। महान प्रसंगों, ग्रेट इश्यूज व गौरव ग्रंथों का अध्ययन करता है। ये मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ये बहुत जरूरी है। गुणात्मक यानी कि क्वालिटी फोकस करता है, ये क्वांटिटेटिव। बात करते हैं आदर्श राज्य की खोज करने की बात करता है, ये मानव व्यवहार की खोज और उसको अंडरस्टैंड करने में बिलीव रखते हैं। प्रयोजन मूलक और प्रक्रिया मूलक, शोध व सिद्धांत की घनिष्ठ नहीं मानता और ये शोध व सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। यह घटनाओं का मूल्यांकन करता है, उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करता है। यह सिर्फ व्याख्या करता है, मूल्यांकन नहीं करता। और यह मूल्यांकन परक होता है, यानी कि इवैल्यूएटिव, आदर्शात्मक और निर्देशनात्मक की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये अनुभविक होता है, एम्पेरिकल। ठीक है। बात करते हैं एंड्रयू हेकर की, तो ये जरूर जरूरी आता है थोड़ा सा। एंड्रयू हेकर ने क्या कहा था कि भाई परंपरागत राजनीतिक मुख्य रूप से, अगर मुख्य रूप इसका मानकात्मक यानी कि नॉर्मेटिव है, इसलिए इसका प्रतिपादक राजनीतिक दार्शनिक जैसा लगता है। और आधुनिक राजनीतिक अगर हम बात करें तो मुख्यतः क्या है, बिहेवियरल है। क्या है? बिहेवियरल। ठीक है। वह अनुभविक है, एम्पेरिकल है, इसलिए इसका प्रतिपादक राजनीतिक वैज्ञानिक जैसा लगता है। कितनी बड़ी बात है, यानी कि एक ही डिसिप्लिन है पर अलग अलग प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मेटिव नेचर का है और दूसरा वाला व्यवहारिक नेचर का है, एम्पेरिकल नेचर का। ठीक है। अब एंड्रयू एकरी फिर से क्या बोलते हैं कि सिद्धांत में तथ्य एवं मूल्य दोनों के स्थान प्रदान करता है, एक दूसरे के पूरक भी है ये। तो जैसे परंपरागत है, आधुनिक है, समकालीन है। समकालीन यानी कि जो कंटेम्प्ररी है, इसको कंटेम्प्ररी बोलते हैं, समन्वयवादी यहाँ पर आप बात करें। अध्ययन उपागम अप्रोचेस को भी मानते हैं हम, आधुनिक, और वही सब चीजें हैं इसके अंदर, सेम एज इट इज। यानी कि इसको अप्रोच भी लेकर के चलो और आप इसको सिद्धांत पे लेकर के। अप्रोच पे क्या आएगा, किस तरीके से पढ़ेंगे भाई? तो परंपरागत अप्रोचेस में सबसे पहले आता है आपका दार्शनिक उपागम, सबसे महत्वपूर्ण है ये। तो इसमें आता है कि जो दर्शन और नीति शास्त्र होता है तो उसमें जोर देता है ये समर्थक, जैसे प्लाटो, थॉमस मूर है, गांधी है। ठीक है, प्लाटो के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐतिहासिक उपागम में आ जाता है आपका कि भाई जो राजनीतिक घटनाएं हुई हैं, मोंटेस्क्यू ने, मैकियावेली, हीगल, इन्होंने इस वाली बात पर फोकस किया। संस्थात्मक उपागम की बात करें तो ये राजनीतिक संस्थाओं और समूहों का अध्ययन करता है, जैसे सार्टरोरी, दुर्वरजोर, लॉर्ड ब्राइस, लावेल और फाइनर। कानूनी और विधि और वैधानिक उपागम, जैसे जीन बोंदा, थॉमस हॉब्स, जर्मी बेंथम और जीन एस्टन। बात करें तुलनात्मक में, जैसे अरस्तु, लॉर्ड ब्राइस, मोंटेस्क्यू, टिटोकेविली, ये हम इनकी बात करते हैं। आधुनिक की बात कर लो तो इसमें कौन कौन से उपागम होते हैं। एक होता है इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी, जैसे इसका संबंध आप मान लो जियोग्राफी से किस तरीके से है। राइट। उसके अलावा आप समझ लीजिए एंथ्रोपोलॉजी से किस तरीके से है, एंथ्रो, है ना। और एथिक्स से कैसे है, हिस्ट्री से कैसे है, इकोनॉमिक्स से कैसे है, ऐसे ब्ला ब्ला बहुत सारे हो सकते हैं। दूसरा व्यवहारवादी उपागम में आता है व्यवस्था उपागम, डेविड ईस्टन का ये। संरचनात्मक आलमंड का है। और संचार उपागम में कार्ल डाइस का है। और निर्णय निर्माण उपागम हर्बर्ट साइमन का है। ये बहुत जरूरी है, मैं फिर से बता दूं, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये चार तो बहुत जरूरी है। ये व्यवहारवादी उपागम है, मैच द फॉलोइंग में आ जाएंगे वो। तो व्यवस्था डेविड, संरचनात्मक आमंड, संचार कार्ल डूश, और निर्णय हर्बर्ट साइमन। ये तो पब्लिक एड के, क्या बताएं, साइंटिफिक पब्लिक एड के पितामह। मनोवैज्ञानिक उपागम में आप ग्राहम वालस हैं, जिन्होंने किताब लिखी थी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1908। और लास्टवेल है हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, 1936 से, बहुत जरूरी है। आर्थिक उपागम की बात कर लो, एंथनी डाउन से, इन्होंने लिखी थी एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी 1957 में, बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो जरूरी बोलता हूँ, स्टाफ बनाता हूँ ना, ये बनाने तो मैं शॉर्ट नोट्स। पॉलिटिक्स को पढ़ने की स्टडी अप्रोचेस जो क्या होती है वो बताते हैं, स्टडी करने की। तो एम्पेरिकल होता है, रैशनल चॉइस और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, यही पूछता है और ये आता है। तो पहला आता है आपका एम्पेरिसिज्म, यानी कि हम इसको बोलते हैं एम्पेरिकल ट्रेडिज्म, अब अनुभवजन्य परंपरा। एम्पेरिकल, एम्पेरिकल मतलब होता है डाटा ड्रिवन। जब भी बात करें एम्पेरिकल की, तो एम्पेरिकल कुछ नहीं होता, नॉर्मेटिव का उल्टा है, इसको हम बोलते हैं डाटा ड्रिवन। यानी कि डाटा आधारित है ये। क्या होता है? डाटा आधारित, यानी कि फैक्ट्स क्या है, नंबर्स क्या है, वही सब चीजें हैं। तो इम्पेरिकल, और एक होता है पॉजिटिविज्म। तो इम्पेरिकल अवलोकन व प्रयोग के बल पर यह सिद्धांत सामाजिक और वास्तविक है, जिसमें जांच के सभी रूपों पर प्राकृतिक विज्ञानों के तरीकों की तरह ही सख्ती से पालन किया जाता है। ये अवलोकन और प्रयोग के पर बल अनुभवजन्य ज्ञान, डाटा और अनुभव से प्राप्त। नेक्स्ट बात करते हैं, इस अनुभवजन्य परंपरा को अरस्तु के संविधान को वर्गीकृत करने के प्रयास को देखा जा सकता है। मैकियावेली ने भी शासन कला में यथार्थवादी विवरण दिया, और मोंटेस्क्यू ने सरकार और कानून को समाजशास्त्रीय सिद्धांत में भी देखा जा सकता है। इसमें आप तुलनात्मक दृष्टिकोण ले लो, है ना। जैसे
करते ना एक संविधान बनाने तो बाकी देशों के संविधान से इसको मैच करते हैं, कंपेयर करते हैं। इसमें आपका आता है वर्णनात्मक होता है। ये क्या होता है वर्णनात्मक, जिसमें यह विश्लेषण व व्याख्या करना चाहता है, राइट। और निर्देशात्मक भी है, जबकि मानव दृष्टिकोण निर्देशात्मक होता है। इसका इस अर्थ में यह निर्णय लेते हैं कि और सिफारिशें करता है। नेक्स्ट बात कर लो, वर्णनात्मक राजनीतिक विश्लेषण ने अपने दार्शनिक आधार को अनुभववाद के सिद्धांत से प्राप्त किया, जो 17वीं शताब्दी के बाद जॉन लॉक और डेविड ह्यूम जैसे सिद्धांतकारों के काम के माध्यम से फैला है। अनुभववाद के सिद्धांत ने इस विश्वास को आगे बढ़ाया है कि अनुभव ज्ञान का एकमात्र आधार है, और इसलिए सभी परिकल्पनाओं और सिद्धांतों को अवलोकन की प्रक्रिया द्वारा जांचा जाना चाहिए। और ये कहते हैं कि 19th सेंचुरी में जो प्रत्यक्षवाद है के रूप में जानने लगा, और बौद्धिक आंदोलन तथा जो अगस्त कॉम्टे के लेखन से जुड़ा भी हुआ है। व्यवहारवाद इसी प्रत्यक्षवाद का से प्रेरित है। तो हम इसके बाद तो ऑब्वियसली यार, मतलब व्यवहारवाद में क्या देखा जाए, डाटा इस तो देख रहे हैं, वैल्यू न्यूट्रल है, मूल्य से तटस्थ है। तो व्यवहारवाद एम्पेरिसिज्म और एम्पेरिकल अप्रोच से तो बिल्कुल आपकी क्या रहेगा, सामंजस्य में रहेगा। दूसरा आता है आपका तार्किक चयन सिद्धांत। ये आपका रैशनल चॉइस थ्योरी क्या है, रैशनल चॉइस थ्योरी। इसमें आप बात करें राजनीतिक के हालिया सैद्धांतिक दृष्टिकोण को औपचारिक ये बोलते हैं फॉर्मल पॉलिटी थ्योरी। औपचारिक राजनीतिक सिद्धांत फॉर्मल पॉलिटी थ्योरी, जिसे तर्कसंगत पसंद सिद्धांत रैशनल चॉइस थ्योरी बोलते हैं। सार्वजनिक पसंद सिद्धांत पब्लिक चॉइस थ्योरी या राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल इकोनॉमी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर आप स्पेसिफिकली पढ़ना चाहते हो कभी इसको परस्यू करना। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में उभरा और विशेष रूप से वर्जीनिया स्कूल में। ठीक है, ओके। ये थोड़ा देख लेना, वर्जीनिया में। तो इस जिसे संस्थागत सार्वजनिक पसंद भी कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषण का इसमें काफी प्रभाव पड़ा। जैसे पार्टी प्रतियोगिता, हित समूह, इनका व्यवहार इनको समझना है। तो एंथनी डाउन्स, मैनकर ओलेंस, विलियम्स निस्केनन, इनके द्वारा इन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, और इसको गेम थ्योरी के रूप में भी लागू किया। कितना बड़ी बात है। इसी दृष्टिकोण को, जिसे अर्थशास्त्र की तुलना में गणित के क्षेत्र में अधिक विकसित किया गया था। गेम थ्योरी पता है ना क्या होता है गेम थ्योरी? दो कार आपस में एक दूसरे के सामने है, जीरो सम गेम है भाई, एक दूसरे की तरफ बढ़ती हुई आ रही, देखेंगे पहले कौन मुड़ता है। जो मुड़ गया वो हार गया, वो चिकन है, राइट। ये हम बात करते हैं। तो दूसरा आता है आपका नव संस्थावाद। क्या बोला? नव संस्थावाद, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। यहाँ पर हम बात करें तो संस्था मतलब इंस्टीट्यूट होता है, एक औपचारिक भूमिका रहती है इसकी। वही सब चीजें हैं। तो 1950 के दशक के बाद की बात है। बहुत बड़े पैमाने पर इसकी स्टडी की गई, और इनको बांट दिया गया था कि भाई पारंपरिक और पुराना कौन सा है, और इन सब के आधारों पर। दूसरा व्यवहारवादी क्रांति आई 1960-70 के दशक में, तो संस्थावाद को हाशिए पर ले गई, और 1980 के दशक में बाद नव संस्थागत संस्थावाद आया। तो इसमें संगठनों के बराबर, इसमें संगठन जो है, राजनीतिक संस्थावाद राजनीतिक संगठनों के बराबर नहीं, उन्हें चीजों के रूप में नहीं बल्कि नियमों के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट आता है आपका समकालीन उपागम, जिसे कंटेम्प्ररी इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में लिख लो इसको। क्या है कंटेम्प्ररी? ठीक है, इसमें इसके अंदर क्या आता है आपका, इसके अंदर आती है आपकी सबसे पहले ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल अप्रोच है। तो सिबाइन इनकी किताब थी, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिबाइन की बुक है। हिस्टोरिकल अप्रोच को आ, किसने सबसे पहले लेकर के आया, तो मतलब इनकी बुक से पता चलता है क्या कि सिबाइन हिस्टोरिकल अप्रोच के जाता है। तो महान राजनीतिक सिद्धांतों का जन्म राजनीति व सामाजिक संगठनों के गर्भ में होता है। सिबाइन वाली बात बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे दो संकट आए हैं 300 ईसा पूर्व बीसी में, जब प्लाटो व अरस्तु हुए, और एक 1640 से 70 जब हॉब्स और लॉक हुए। तो सेबाइन के आलोचक इस अप्रोच को राजनीतिक दर्शन की लोकावरता बोलते हैं, फोकलोर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। क्या बोलते हैं? फोकलोर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। उसके बाद आप ले लो ये समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, ये सारे के कंटेम्प्रेरी है, यानी कि समकालीन है, अभी रिसेंट है, पनपे ही है ना, 100-150 साल में। प्रतिपादक कैटलीन है, शक्ति राजनीतिक संबंध का एकमात्र आधार है, जरूरी है। शक्ति राजनीतिक संबंध का एकमात्र आधार है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, एक समन्वयवाद दृष्टिकोण, कलेक्टिव अप्रोच। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इसका पहले देख लो प्रतिपादक कौन है। कार्ल जे फेड्रिक। कौन? कार्ल फेड्रिक। यह ऐतिहासिक, समाजशास्त्र और दार्शनिक तीनों दर्शनों का समन्वय है। नेक्स्ट ले लो आप, या तो राजनीतिक विज्ञान की स्वायत्त, नॉर्मन जैक्सन। ओके ओके, ठीक है। इसमें ये कहते हैं कि विज्ञानवाद राजनीति में से राजनीति को निकाल देगा, जबकि नीतिवाद
उसे सदाचरण का दुश्मन ठहराकर उसे समाप्ति कर देगा। जब जगैप्सन इस बात को बोलता है, तो थोड़ा सा देख लेना इंपॉर्टेंट है। अर्थात राजनीतिक सिद्धांत को विज्ञान और दर्शन दोनों के से मुक्त कर उसे स्वतंत्र व स्वायत्त विषय बनाया जाए। ये इस बात को, वैसे बहुत सारी ना नवीन प्रवृत्तियां हैं देखने को मिली, संदर्भीय, स्ट्रॉसियन, उत्तर आधुनिक। इसमें आता है संदर्भीय में ऐतिहासिक संदर्भीय, फिर इसको क्विंटन स्किनर, जेवी पिकॉक, है ना, तो ये लेकर के आए। इनकी दार्शनिक शब्दावली में आर्काइवल, प्राथमिक शोध, ये सब देखने को मिलेगा आपको, एक बार इसको देख लेना, विच इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो इसमें अगर आप बात करें जैसे कि आपके संदर्भीय है, तो उसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक संदर्भ, संदर्भ महत्वपूर्ण। तो संदर्भीय दृष्टिकोण यानी कि कॉन्टेक्चुअलिज्म, क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्चुअलिज्म। ठीक है, कैम्ब्रिज स्कूल लंदन। इसे शब्दार्थ, शब्द मीमांसा और संदर्भवाद भी कहते हैं। मुख्य विचारक कौन है, पीटर विंच। कौन है, पीटर विंच, आ जाएगा ये, पूछ लेंगे आपसे कि भाई संदर्भीय दृष्टिकोण कॉन्टेक्चुअलिज्म के मुख्य विचारक कौन है, तो पीटर विंच है। फिर अन्य कौन है, क्विंटन स्किनर है, पिकॉक है, जॉन डन है। फिर जो संदर्भीय दृष्टिकोण था क्या कहता है, तो राजनीतिक चिंतन, चिंतक को समझने का सबसे लोकप्रिय दृष्टिकोण है। समकालीन समय में माइकल वॉल्जर, वाओ, एंड विल किमलिका ने इस दृष्टिकोण का उपयोग किया है। बहुत जरूरी है, कॉन्टेक्चुअलिज्म बहुत जरूरी है। इस दृष्टिकोण के अनुसार विचारक या लेखक अपने समय के उत्पाद होते हैं, अतः उनके ग्रंथों को समझने के लिए उस समय के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझना होगा। कितनी बात बोली है। कॉन्टेक्चुअलिज्म देखिए बड़ा ही आसान है, ये कहते हैं, अगर जैसे मान लो आपको हॉब्स पढ़ना है, चलो जैसे मान लो हॉब्स, तो हॉब्स की मानो ने जन्म पहले ही दे दिया था, है ना, तो मतलब समय के पहले पैदा हो गए थे। तो डर का माहौल था इनका, तो ये कहते भी है कि मैं और डर एक साथ पैदा हुए हैं, राइट। तो इनकी हम बात करते हैं, तो इनका कॉन्टेक्स्ट क्या था कि भाई उस समय अशांति की वो थी, परिस्थितियां थी, तो इन्होंने अशांति के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी। तो इनकी जो पॉलिटिकल थॉट है, तो उस समय के इतिहास, उस समय के जो वर्तमान, जो उस समय के वातावरण था, उससे बड़े प्रभावित है, तो उसको समझना, ये बोलते हैं। और माइकल वॉल्जर, विल किमलिका, ये सब इसको अपनाते हैं, इसको उपयोग करते हैं। ठीक, बात करते हैं उदाहरण मैकियावेली अपने युग का शिशु था, ये बोलते हैं हॉब्स लिवाइथन को समझने की 17वीं शताब्दी ब्रिटिश राज को समझना होगा, ऐसा है। तो यह दृष्टिकोण मूलतः ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर आधारित है, और यह उन व्याख्याकारों की आलोचना करता है जो यह मानते हैं कि एक ग्रंथ को समझने के लिए साहित्यिक और दार्शनिक दृष्टि की आवश्यक है। नहीं, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट भी समझना होगा कि लिखी क्यों, हर चीज, ये तो बड़ा ही आसान है, बेसिक है ना भाई। चलो, इस दृष्टिकोण को क्विंटन स्कीनर, जेके पिकॉक और जॉन डन कैम्ब्रिज स्कूल ने लोकप्रिय बनाया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब बात करते हैं मार्क केविर के अनुसार, क्या बोलते हैं, मार्क केविर के अनुसार, मार्क केविर क्या कहते हैं। मार्क केविर कहते हैं कैम्ब्रिज स्कूल एक समांगी होमोजीनियस दृष्टिकोण नहीं है, और ये कहते हैं कि भाई जो पिकॉक स्किनर के विषयों पर अलग अलग दृष्टिकोण। ओके, संदर्भवाद आधुनिक आधुनिक अनुभववादी परीक्षण का उत्पाद है, और ये नए विकास या न होने के कारण सैद्धांतिक स्तर पर अनुभववाद से परिणित होता जा रहा है। हाँ, दूसरा आ जाओ, दार्शनिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, फिलोसॉफिकल की, इसको स्ट्रॉसियन भी बोलते हैं, मैं, है ना। तो अब उसके प्रतिपादक कौन है, लियो स्ट्रॉस, ऑफ कोर्स, उन्होंने लिखी थी व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी। उसके अलावा और कौन है, माइकल ऑक्सफोर्ड है, वॉयगलिन है, जुवेनल है। लियो स्ट्रॉस क्या कहते हैं, सिवाइन को राजनीतिक दर्शन का कट्टर प्रतिपक्षी तथा कैटलिन को कट्टर प्रतिपक्षी कहकर आलोचना करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं यहाँ पर सिबाइन की। ठीक है, तो सिबाइन जो है, इन्होंने काफी ज्यादा जो इन चीजों को इनके अगेंस्ट में बातें करी, लेकिन लियो स्ट्रॉस उनको क्या बताते हैं कि राजनीतिक दर्शन का कट्टर प्रतिपक्षी है, क्योंकि वो दार्शनिक तो थे नहीं, है ना। कैटलीन से क्या कहते हैं, कट्टर प्रत्यक्षवादी है, बताइए। और लियो स्ट्रॉस जो है मूल्यों पर ज्यादा जोर देता है, और स्ट्रॉस क्या कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद या इतिहासवाद दोनों ही खिलाफत करता है, वह राजनीतिक दर्शन का समर्थन करता है। अब अमेरिका दार्शनिक लियो स्ट्रॉस अगर हम बात करें, ने ग्रंथों की व्याख्या करने पर बल दिया है कि लेखक सामान्यतः लिखते समय अपने मंतव्य को छुपाते हैं, क्योंकि वे अपने समय की रूढ़िवादिता का विरोध नहीं करना सहना चाहते। कई बार वह विरोध जीवन का खतरा भी बन जाता है, जैसे कि मैकियावेली के टाइम पे हुआ था, है ना। उन्होंने लिखना चाहा, प्रेसिडेंट को उठा करके ले गए, कैद में डाल दिया। इनके बारे में तो बहुत सारी चीजें हैं कि उनको नजरबंदी यानी कि होम अरेस्ट में रखा गया, हाउस अरेस्ट में,
कितने सालों तक रखा गया, और फिर उन्होंने प्रिंस लिखी, प्रिंस लिखने के बाद क्या हुआ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। इसलिए प्राचीन एवं मध्य युग के विचारकों के ग्रंथों का अध्ययन लेखक के वास्तविक मंतव्य को पहचान कर करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। कौन कहता है? स्ट्रॉस ही बोलता है ये। और स्ट्रॉस ये मानता है कि दर्शन मुख्य रूप से परंपरागत और सनातन समस्याओं पर नए तरीके से सोचने का अभ्यास है, और इसका सबसे अच्छा स्वरूप सुकरात की शैली में नजर आता है। स्ट्रॉस के अनुसार एक ग्रंथ का परीक्षण करते समय साहित्यिक विद्या, शब्दावली, मूल्य, मंतव्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। और स्ट्रॉस के अनुसार ही किसी लेखक का वास्तविक मत उसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ का सबसे बड़ा वाक्यांश में निहित हो या आवश्यक नहीं। तीसरा आता है आपका उत्तर आधुनिक, राइट, इसको हम बात करते हैं। ये सी है बेसिकली, और भाषा महत्वपूर्ण इसके अंदर ज्यादा मानी जाती है। मुख्य विचारक कौन है? फ्रेडरिक नीत्शे हैं। कौन? फ्रेडरिक नीत्शे। तो इनका मानना है कि दर्शन का निर्माण भाषा के माध्यम से होता है, भाषा एवं चेतना का विकास साथ साथ हुआ है। दूसरा बोलते हैं, इनके विचार ने उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण की प्रमुख अवधारणा जैसे विखंडनवाद, शास्त्रीय मीमांसा, जिसको हम हेर्मेनेटिक्स बोलते हैं, और वंशवाली का वाले जिसको जीनियोलॉजी बोलते हैं, को इन्होंने बहुत प्रभावित। अब यहाँ पर देख लो, शास्त्रीय मीमांसा जैसे आपके हम बात करते हैं हेर्मेनेटिक्स, ये बेसिकली कौन है? अ, इसका विकास किया गया हाइडेगर के द्वारा, मुख्य प्रवर्तक है जॉर्ज गैडामर। ये इंपॉर्टेंट है। बता था जियोलॉजी, इसको बोलते हैं मिशेल फूको है। समाज के विशिष्ट आचरण के साथ साथ दमित स्रोतों का भी अध्ययन करता है। फ्रेगमेंटेशनिज्म, इसको बोलते हैं विखंडनवाद। तो ये जेंक्स डेरिडा। कौन? जेंक्स डेरिडा। पाठ्य के बाहर कुछ नहीं, ये वाली बात बोलते हैं। उत्तर संरचनात्मकवाद और उत्तर आधुनिकतावाद के साथ उभरा, अगर बोलते हैं तो इन दोनों शब्दों का कभी कभी एक दूसरे के साथ के स्थान पर भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उत्तर संरचनावाद इस बात पर जोर देता है कि जो सभी विचार है, पढ़ लो इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उत्तर संरचनावाद है, उत्तर संरचनावाद क्या बोलता है? कि जो सभी विचार और अवधारणा होती है उनको भाषा में व्यक्त किया जा सकता है, उनको भाषा में व्यक्त किया जा सकता है, जो स्वयं सत्ता के जटिल संबंधों से उजला हो। विशेष रूप से फ्रांसीसी दार्शनिक और कट्टरपंथी थे, कट्टरपंथी जो बौद्धिक होते हैं, रेडिकल इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो रेडिकल इंटेलेक्चुअल होते हैं, जैसे मिशेल फूको है, के लेखन से प्रभावित उत्तर संरचनावादियों ने प्रवचन प्रवचन और शक्तियों के प्रवचन जैसे डिस्कोर्स ऑफ पावर के विचार का उपयोग करते हुए शक्ति और विचार प्रणालियों के बीच कड़ी की और ध्यान आकर्षित किया, और मोटे तौर पर इसका तात्पर्य है ज्ञान ही शक्ति है। बात करते हैं तीसरा, उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकतावाद पूर्ण और सार्वभौमिक सत्य मूलभूतवाद के विचार को अस्वीकार करते हैं। उत्तर संरचनावादियों का तर्क है कि विखंडन की प्रक्रिया के माध्यम से जो विशेष अवधारणाएं, सिद्धांतों और व्याख्या में छिपे अर्थों को उजागर करना संभव है। उत्तर प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म, जिसके व्याख्यावाद इंटरप्रेटिविज्म या विरोधी आधारवाद, एंटी फाउंडेशनलिज्म भी कहा जाता है। यह प्रत्यक्षवाद व निरपेक्ष सत्य की अवधारणा की आलोचना करता है। ये रटने का ये मतलब यहाँ तो मोस्टली अगर आप देखें ये थोड़ा है कि भाई आलोचनात्मक दृष्टिकोण, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल अप्रोचेस, ये बहुत ही जरूरी है। और भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं क्रिटिकल अप्रोचेस से। जैसे कि कौन कौन है? नारीवाद, नव मार्क्सवादी है, न्यो मार्क्सिज्म, जैसे इसको फ्रैंकफर्ट स्कूल है। और उत्तर संरचनात्मकवाद, प्रश्नवाद, उत्तर उपनिवेशवाद, पारिस्थितिकीयवाद, है ना, जो इकोलॉजिकल है, आदि उपागम आधुनिक राजनीति विश्लेषण के प्रमुख उपागम है, यानी क्रिटिकल है हर चीज के प्रति, आलोचना करते हैं। यह मुख्य धारा के दृष्टिकोण उदारवाद, रूढ़िवाद, समाजवाद की आलोचना करते हैं, तथा हास्याकृत और उत्पीड़ित समूह की आवाजों को बुलंद करते हैं। सिंपल है। उदाहरण के लिए जैसे नारीवाद ने लैंगिक समानता को व्यवस्थित और व्यापक संरचना की ओर ध्यान आकर्षित किया है, और जो राजनीतिक को के सभी मूल रूपों और हर स्तर पर चित्रित करती है। फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या करता है, ने क्या किया, जो नव मार्क्सवाद है, जैसे ने फ्रायड और मैक्स वेबर से प्रभावित हो, सभी सामाजिक कुप्रथाओं का शोषण के लिए आलोचना की धारणा का विस्तार किया। उसके बाद आता है जैसे आपका हरित राजनीति, है ना, तो या फिर परिस्थितिवादी, इसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोसेंटेनिक या फिर ह्यूमन सेंट्रिक, जो मानव समाज है उसको चुनौती दी है, राइट। और उत्तर उपनिवेशवाद, पोस्ट कोलोनिज्म, यानी कि जो औपनिवेशिकवाद था उसको खत्म करा जाए, उससे हुई अनहोनियां या फिर उसके जो इम्पैक्ट है उनको सही किया जाए, पॉलिटिकल हिजमोनी को कैसे संरक्षित करें, वो सारी चीजें। अब यहाँ पे ना बाद में लास्ट में बात करते हैं अगर चीज इनकी परिभाषा परंपरागत वाले क्या देते हैं और आधुनिक वाले। तो यहाँ पर राज्य का अध्ययन करना, जैसे गार्नर, गेटल, ब्लैंचली वाली बात बोलते हैं, लेकिन यहाँ मानवीय व्यवहार का अध्ययन होता है। ठीक है, यहाँ पर सरकार का अध्ययन की बात कर लो, यहाँ शक्ति का अध्ययन होता है। चार्ल्स मरियम लासवेल कैटली ने, यहाँ पे सिले और लीकॉक है।
राज्य व सरकार का अध्ययन, इसको बोलते हैं गिलक्राइस्ट और पॉल जेनेट ने किया। यहाँ राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन होता है, डेविड ईस्टर्न, आलमंड पावेल है। यहाँ पर राज्य सरकार और व्यक्ति का अध्ययन होता है, लास्की और हरमन वेलर है। ये निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है, हर्बर्ट साइमन है। और नीति का अध्ययन होता है, जैसे लास्वेल, राजनीतिक विज्ञान मूलतः एक नीति विज्ञान, पॉलिसी साइंस है। किसने बोला है? लास्वेल। जो राजनीतिक एक क्षेत्र के रूप में देखते हैं, वो आपके आते हैं भाई, व्यवहारवाद, तार्किक चयन, सिद्धांत, संस्थावाद। जो एक प्रक्रिया प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, नारीवाद, मार्क्सवाद, ये सब चीजें। ठीक। तो ये थोड़ा जरूरी आता है कि भाई अब इसको ना किस तरीके से देखा जाएगा, कि राजनीति विज्ञान को किस प्रकार से आप देखेंगे। तो पहले आता है सरकार की कला के रूप में देखते हैं राजनीति को, पॉलिटिक्स एज द आर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये मैंने पहले बहुत पढ़ाया था, बहुत ही बेकार लेक्चर्स थे जो मैंने पढ़ाए थे, पर जो जो सोर्स था, जो कंटेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वो आपके एंड्रयू हैवुड से मैंने पढ़ा। तो राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, बल्कि कला है। ये कहने वाले बहुत है, जैसे राइट आपके बिस्मार्क। तो उन्होंने सरकार को कला माना, उन्होंने विज्ञान नहीं माना। दूसरा आता है आपका सार्वजनिक मामलों के रूप में राजनीति। तो पॉलिटिक्स है पब्लिक अफेयर्स। ठीक है, तो इसमें ह्यूमन कंडीशंस किसने लिखा? हान आरेंट, है ना। ये बहुत जरूरी है, 1958 में लिखा था। तो उसमें सार्वजनिक चरित्र के कारण एक महान और प्रबुद्ध गतिविधि के रूप में देखा गया है, ना कि एक इंडिविजुअलिस्टिक एस्पेक्ट है। तो वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स इन एक्शन की भी तो बात करती है ना। जब भी बात आ जाए कि भाई आपको एक्शन कम्युनिटी में या ग्रुप में लेना है, तो हाना आरंट सबसे ऊपर आता है। और मानव गतिविधियों नहीं, ये देखिए यहाँ पर एक्शन की बात करती है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसको हाना आरंट बोलती है। पढ़ेंगे। एक बार देख लो थोड़ी सी जरूरी चीजें हाना आरंट के बारे में यहाँ पे। तो जो जरूरी है ना वही पढ़ेंगे। अब जर्मन की सिद्धांत का है तो 30 है ही, उसके अलावा अभी क्या जरूरी है आपके लिए, तो आप ये देखो। हाइडेगर और कार्ल जार्पस के अस्तित्ववाद से प्रभावित होकर इन्होंने बाधाओं के बिना सोच, यानी कि थिंकिंग विदाउट बैरियर्स की बात की के रूप में वर्णित किया। द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म इन्होंने किताब लिखी 1951 में। और नाजिज्म के खिलाफ भी काफी कुछ लिखा। द ह्यूमन कंडीशंस 1958, ऑन रेवोल्यूशन 1963, आइशमैन इन जेरूसलम किसने? 1963। तो ये बहुत जरूरी है। आइशमैन इन जेरूसलम में आनंद ने बताया कि एक पागल विचारक कहने की बजाय उसे एक नाजी कार्यकर्ता के रूप में चित्रित किया। किसको? इस मैन को, या आइसमैन जो था। तो बुराई की तुच्छता, पैनलिटी ऑफ एविल कहा, जिसने एक विशेष शुरुआत से प्रभाव। सार्वजनिक, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि भाई सार्वजनिक मामलों के रूप में अगर राजनीति को देखा जाए, तो रूसो ने भी तर्क दिया है। तो उन्होंने जनरल विल का आइडिया वो यही बताता है आपको। ठीक है, सामाजिक जनरल विल का आइडिया बड़ा ही सुंदर आइडिया, मैंने पहले बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया इसको, मैंने बहुत बार। और रूसो का पूरा लेक्चर पढ़ा है। जेस मिल की बात कर लो आप। जेस मिल फिर बात करते हैं कि भाई यहाँ पर उनका भी आइडिया है। वो कहते हैं कि सार्वजनिक मामलों में शामिल होने से व्यक्ति की व्यक्तिगत, नैतिक और बौद्धिक विकास का बढ़ावा होता है। फिर आपका आता है पॉलिटिक्स एज कॉम्प्रोमाइज कंसेंसस, जिसके हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो सिंपल से यार, सिंपल है यार, मतलब इसमें क्लासिकल जो अध्ययन होता है, उनकी एक मतलब एक बुक है, डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स। उसमें बताया गया है कि भाई जो राजनीति है वो एक गतिविधि है, जिसके माध्यम से शासन की एक इकाई के भीतर अलग अलग हितों के कल्याण और पूरे समुदाय के अस्तित्व के लिए उन्हें एक महत्वपूर्ण के अनुपात में सत्ता में साझेदारी देकर सुलझाया जाता है। सिंपल है। और नेक्स्ट आता है आपको पॉलिटिक्स के रूप में राजनीति, पॉलिटिक्स एज पावर, शक्ति के रूप में राजनीति। इसे बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा नाम आता है आपका एंड्रियन लेफ्टिविच की बुक है द एक्टिविटी एंड इट्स स्टडी, 2004 की है। और मैं इसको अगर इम्पोर्टेंट मार्क नहीं कराऊँ, क्या कराया, ये बहुत जरूरी है कि भाई एंड्रियन लेफ्टविच, इनकी बुक है द एक्टिविटी एंड इट्स स्टडी। तो उसमें इन्होंने घोषित कर दिया कि भाई जो राजनीति है वो क्या है। राजनीति क्या है? तो ये कहते हैं कि राजनीति सभी सामूहिक सामाजिक गतिविधियों, औपचारिक और अनौपचारिक, सार्वजनिक और निजी हो, सभी मानव समूह, संस्थानों और समाजों का केंद्र में है क्या? राजनीति। और क्यों है? क्योंकि वो शक्ति के रूप में देखी जाती है ना, है कि नहीं है? फिर आता है आपका हेराल्ड लासवेल, ये भी बड़े जरूरी है इस वाले केस में। इनकी बुक है हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ, 1936 में है। ये वाली कब लिखी थी? ऊपर 2004 में। तो ये कहते हैं शक्ति के रूप में राजनीति को देखने के समर्थक नारीवाद और मार्क्सवाद में शामिल है। ये सब चीजें हैं, वो तो ठीक है। पर्सनल इज द पॉलिटिकल, ये तो पता ही है, उग्रवादी नारीवाद कहते ही हैं। ये वाली बात तो पर्सनल इज पॉलिटिकल, मतलब इसमें क्या है कि पहले बोलते थे कि महिलाओं का जो घर में जो शोषण होता है ना, तो अब उसके खिलाफ आवाज कैसे उठाए? फैमिली सुपीरियर, राइट। वो सामाजिक मुद्दा नहीं, पर ये लेकर के आए वो, कि भाई क्यों, वो तो महिला है, समाज का पार्ट है, पॉलिटिक्स का पार्ट है, वोट दें तो वो भी जा रही है। तो कहते हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिकल। ये मुद्दा ऐसा है जैसे एक्स्ट्रा, जैसे मैरिटल रेप होते हैं, तो उनके उसके खिलाफ ही वो क्या करते हैं, आवाज उठाते हैं कि नहीं भाई, ये जो है आप कोई व्यक्तिगत मसला नहीं है, सामाजिक मसला है। तो उसको है।
दूसरी बात ये करते हैं पावर ओवर। तो दूसरे के ऊपर जब शक्ति का प्रयोग आप करोगे तो उसको पावर ओवर बोलते हैं। तो वो भी इसको बताता है। कैट मिलेट की सेक्सुअल पॉलिटिक्स है। ये तो क्वेश्चन भी पूछा गया, ये आरपीएससी में पूछा गया, सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसकी करती है। तो ये कैट मिलेट की है 1969। ये कहती है कि राजनीति को सत्ता संरचित संबंधों, यानी कि जो पावर स्ट्रक्चर रिलेशनशिप है उसमें इन्होंने इसको परिभाषित किया। राइट। नेक्स्ट आता है आपका मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। वो भी यही बात बोलता है कि भाई शक्ति संगठित शक्ति के रूप में इसको वर्णित करते हैं। मार्क्स ने सामाजिक जीवन की वास्तविक नींव भी क्या है, आर्थिक आधार, अधिक संरचना, राइट, राजनीतिक कानून और संरचना के साथ साथ ये जो शक्ति है आर्थिक आधार, तो यही तो बनाती है एक सुपर स्ट्रक्चर। मार्क्स में देखेंगे लेनिन ने कहा है कि जो राजनीतिक अर्थशास्त्र है सबका का सबसे केंद्रित रूप होता है। पॉलिटिक्स इज द मोस्ट कंसंट्रेटेड फ्रॉम फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स। मार्क्सवादी के अनुसार जो आर्थिक है राजनीतिक है, इकोनॉमिकल इज पॉलिटिकल। कितना बढ़िया। तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति देखें तो इतिहास के रूप में एक किताब है, इसका नाम है सेबाइन की बुक है, अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, देख रखा है आपने, लिखा भी है। दर्शन के रूप में लियो स्ट्रॉस है, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी। माइकल ऑक्सफोर्ड की रैशनलिज्म है, हाना अरेंट, जुवेनल, वाइगेलिन। विज्ञान के रूप में देख लो तो समर्थक कौन है कि भाई राजनीति वैज्ञानिक विज्ञान है, तो अरस्तु, बोंडा, हॉब्स, ब्राइस, विलोबी, गार्नर। और आधुनिक अगर हम देखें तो व्यवहारवादी में आर्थर बेंटले, मरियम, कैटलिन ईस्टन, डाल। कौन लोग हैं जो इसको विज्ञान नहीं मानते? इससे ज्यादा ना मैं मानता हूँ ये जरूरी है। तो चार्ल्स बियर्ड है, मिल है, जेस मिल है, बकल है, मैटलैंड है और एडमंड बर्क है। तो सबसे जरूरी है जे एस मिल। तो मैटलैंड एक बात बोलते हैं, जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक से युक्त प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं बल्कि शीर्षक पर खेद होता है। बताइए, एक कला के रूप में कौन देखता है? बकल, ब्लंशली और कैटलिन। अब एक बहुत जरूरी चीज आ रही है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटलिन राजनीतिक सिद्धांतों को कला, दर्शन और विज्ञान तीनों रूप में देखते हैं। ये बहुत जरूरी है कि भाई कौन इनमें से ऐसा है जो इसको कला भी मानता है, जो इसको दर्शन भी मानता है और विज्ञान भी मानता है। भैया हम तो इस कैटेगरी से हैं, मतलब मैं पर्सनली बताऊं मेरा, तो मैं इसी कैटेगरी में फॉल करता हूँ। क्यों भाई? कॉन्टेक्चुअल, फिर वही बात कॉन्टेक्चुअलिज्म की बात आ जाएगी, फिर आप वही बात बोलोगे, है ना। तो देखो इसमें होता है कि भाई कभी कभी कला के तौर पे, कभी दर्शन के तौर पे, कभी विज्ञान के तौर पे काम करती है। अब इनकी किताबें हैं, किताबें तो याद रखनी पड़ेगी। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 की है, आर्थर बेंटली ने लिखी है। फिर न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925, चार्ल्स मरियम, कौन नहीं जानता। द पॉलिटिकल सिस्टम डेविड ईस्टन की है। और मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963, रॉबर्ट हाल की। सारे ही जाने पहचाने जाने माने नाम है। तो हम बात करते हैं आर्थर बेंटले की, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908। चार्ल्स मरियम की न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925। डेविड ईस्टन, बात कर लो इनकी आप, द पॉलिटिकल सिस्टम, है ना, 1953। नेक्स्ट रॉबर्ट दाल 1963, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963। इसको बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि याद हो जाए आप लोग। बिल्कुल एंड में आ चुके हैं, बस ये कंप्लीट होने वाला है। बात करते हैं प्रोसेस ऑफ थ्योराइजेशन, यानी कि अगर थ्योरी बनानी है तो क्या उसका स्टेप रहता है। तो सबसे पहले रहती है भाई कि भाई इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले एक वस्तु घटना होती है, विचार या प्रक्रिया होती है, उसमें फैक्ट्स को लाया जाता है, तथ्यों को। फिर अवधारणा कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, फिर उसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर सामान्यकलीकरण, उसको जनरलाइजेशन बोलते हैं, और सिद्धांत थ्योरी आपके बन के तैयार है। वस्तु घटना जैसे सिद्धांत का कोई आरंभिक बिंदु होगा, फैक्ट उसके अंदर बात करेंगे क्या आधार है उसका, राइट, तो उसके तथ्य फैक्ट कर देने पड़ते हैं। अवधारणा कॉन्सेप्ट बनाओ, राइट, टर्म्स का इस्तेमाल करो, कॉन्सेप्चुलाइजेशन अवधारणीय उसको के लायक बनाना है। फिर वर्गीकरण, भाई समानताओं असमानताओं के आधार पर इसको बताओ कि भाई ये उदारवादी है, राइट, या फिर या ये क्या करती है, ये परंपरावादी क्या है। फिर सामान्यकरण, जनरलाइजेशन। तो सिद्धांत निर्माण का अगला चरण सामान्यकरण, समरूपता, समानता या फिर निष्क्रियकरण होता है। इसमें क्या होता है कि वस्तुओं और घटनाओं आदि के मध्य कुछ समानताओं या सामान्य विशेषताओं का संबंध का निर्णय करना है कि वो आगमनात्मक है या निष्कर्षणात्मक है। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, और अब इसको कॉलेजेस में क्लासेस में पढ़ाते भी हैं। एक फिर आता है आपका सिद्धांत थ्योरी, अंतिम चरण होता है। ये इसको बेसिकली आपके एक सिद्धांत का निर्माण हो जाता है ना। सिद्धांत निर्माण का विरोध कौन कौन ने किया? तो बहुत विरोधी इसके रहे। तो एडमंड बर्क है और डनिंग है। तो ये कहते हैं कि सिद्धांत निर्माण तथा उसका अनुकरण करने की प्रवृत्ति को राजनीतिक व्यवस्था के लिए घातक मानते हैं। फिर एडमंड बर्क आते हैं, ये भी कहते हैं कि प्रस्क्रिप्टिव, जो इसका प्रस्क्रिप्टिव स्वरूप है इसको हानि पहुंचाएगा और बड़ा दिक्कत है। डनिंग के सामने उसका
अयथार्थवादी रूप था। उसके बाद आता है आपके हाइपर फैक्चुअलिस्ट जो होते हैं, उग्र तथ्यवादी ने सिद्धांत निर्माण की असंभवता पर जोर दिया है। उनके अनुसार सिद्धांत तथ्यों का तोड़ मरोड़ देता है और उनकी वास्तविकता पर पर्दा डाल देता है। किंतु आधुनिक युग में यथार्थ व्यवहारवादी क्रांति में उत्तरार्ध में कोई राजनीतिक वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत का विरोध नहीं करता। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई इसकी यूटिलिटी क्या है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे इस सिलेबस में भी मेंशन है ना। तो सबसे पहले ऐतिहासिक क्रांतियों का प्रयोग स्रोत है, जैसे इसमें एक बुक है आरजी गेटल की बुक है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। तो उसमें लिखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत व्यवहारिक परिणाम की दृष्टि से बंजर होते हैं, वहीं यथार्थ राजनीति के लिए विनाशकारी भी होते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका लेस्ली स्टॉल, अगर हम बात करें लेस्ली स्टीफन सॉरी, ये कहती है कि राजनीतिक दर्शन साधारणतः किसी नई क्रांति की संतान या आने वाली क्रांति के पूर्व संकेत होता है। गेटल क्या कहता है कि समय के परिवर्तन के साथ जो सिद्धांत अपनी उपयोगिता खो चुके हैं, वे अक्सर प्रगति के रास्ते पर रुकावट डालते हैं। राइट। तो इसी ऐसी ऐसी चीजें हैं। फिर आता है आपका दूसरा, परस्पर सम्मान व सहिष्णुता को प्रोत्साहन देता है ना। कि भाई विमर्श करते हैं, इस पे बातें चीतें होती है, परिचार वाद विचार होता है, और जो पूर्वाग्रह होता है उनको त्याग कर हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, सहयोग करते हैं। फिर आता है आपका परिभाषिक शब्दावली, टर्मिनोलॉजी का अर्थ निर्धारण, जैसे कॉन्सेप्ट हुए बहुत सारे, आइडियल आदर्श जो आइडियल्स होते हैं उनके अवधारणात्मक स्पष्टीकरण करते हैं। ठीक है, एक ये है। उसके अलावा इतिहास की व्याख्या व सामाजिक पुनर्निर्माण करने में सहायता है, जैसे कि यूएस का शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर होते हैं, यूके का रूल ऑफ लॉ है। तो इनका संतुलन आज के जमाने के हिसाब से किस तरीके से किया जाएगा वो है। उच्च कोटि का बौद्धिक प्रयास है ये। साझे सिद्धांत राजनीतिक परिवर्तन का एक साधन भी है। राजनीतिक तर्क का निर्माण और परीक्षण करता है और व्यवहार के प्रतिरूप उपलब्ध मॉडल, मतलब जो मॉडल्स होते हैं उपलब्ध कराते हैं। फिर राजनीतिक विचारधाराओं की खोज करता है। राजनीतिक आदर्शों व लक्ष्य का प्रस्तुतिकरण करता है। अच्छे समाज, अच्छे जीवन व अच्छे शासन की खोज करने में फोकस करता है। संकटों की पहचान व उनका समाधान करने में काम करता है। राजनीतिक सिद्धांत अन्य चीजों राजनीतिक चीजों के संबंध में सत्य की खोज है। लियो स्ट्रोस के अपने लेख में कहते हैं व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी में, इसी के बारे में कि राजनीतिक दर्शन की प्रासंगिकता चीजों और उचित अथवा अच्छी राजनीतिक व्यवस्था दोनों की प्रकृति जानने के लिए सच्चा प्रयास है। फिर अवधारणात्मक विचार बनते हैं, यानी कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में इसको लेकर के आता है, धूल में लट्टे नहीं है ये। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है कि ईस्टर्न ने जो अवधारणात्मक विचार बदल दिया है, उसमें मत बताया कि वह एक चलनी यानी कि सीव के रूप पर है, के आधार पर है, सॉरी, के रूप में पर्यवेक्षित तथ्यों को चयन और बहिष्कार करने के लिए उपयोगी रहता है। सिद्धांत वैज्ञानिक व्याख्या करने में सहायक होता है, और क्रांतिकारी सिद्धांत के बिना क्रांतिकारी आंदोलन भी संभव नहीं है, लेनिन बोलता है। औचित्यपूर्ण यानी कि लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है, और आपके महत्वपूर्ण अस्तों में से एक माना है किसने, ब्रैक्ट ने इसको। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। और इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे सर एंड मैम, राजनीतिक सिद्धांत का पतन व उसका उत्थान, डीके एंड रिसर्जेंस, रिवाइवल भी बोल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, वेरी नाइस।